हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड टेट 2012 में पूछे हुए ईवीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? इसका ऑप्शन देखिए, कक्ष या फिर मरुभूमि या जल या वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, यानी कि हाइड्रिला जो होता है एक प्रकार के पौधे होते हैं जो जल के अंदर में रहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं समुद्र के अंदर में रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम या फिर प्रोटीन या फिर स्टार्च या फिर अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, बीओडी का मान किसमें अधिक होता है? स्वच्छ जल में या प्रदूषित जल में या मल जल में या फिर ये सभी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल जल में बीओडी का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। अब देखिए बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अर्थात ये बात दर्शाता है कि कोई भी जल स्रोत में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो हम क्या करेंगे? बीओडी के मान से हम जान पाएंगे। ठीक है, यानी कि वो जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है उस पर निर्भर करता है बीओडी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन के द्वारा क्या होता है? जो मिट्टी का जो ऊपरी परत जो होता है वो क्या होता है? हट जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी का 70% भाग जो है जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3% है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? सूर्य का प्रकाश या फिर चांदनी या फिर जल या फिर वायु। तो हम सभी जानते हैं कि हम जो है ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? सूर्य का प्रकाश के ऊपर जो है निर्भर रहते हैं। तो वो कोई भी जीव क्यों ना हो उसे सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, ओमनीवोरस का क्या अर्थ होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस उसे कहते हैं जो क्या होते हैं? पौधे और मांस खाते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, वे जो केवल पौधे खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हार्बीवोरस कहेंगे। ठीक है, और वे जो केवल मांस खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कार्निवोरस कहेंगे। ओके, ओमनीवोरस का मतलब क्या हो जाएगा? जो मतलब पौधे और मांस खाते हैं। आप जो पौधे केवल खाते हैं उसे हार्बीवोरस कहेंगे और जो मांस खाते हैं उसे कार्बीवोरस कहेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट कहते हैं। जैसे हो गया कृमि हो गया, ठीक है, इसे हम पैरासाइट के बोल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 99, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पोषक या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर क्लोरोफिल या फिर स्टार्च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, जो पौधे जो भी भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्टार्च करते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो इन दोनों चीजों में आप फर्क होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यानी कि वही जीव जो भूमि और जल दोनों में रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उभयचर कहेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए इसमें क्या दिया है कि वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती है शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो रुक्षांश जो होते हैं वे हमारा क्या होते हैं? एक पोषक तत्व के रूप में हम इसे जानते हैं। तो ये जो होता है ये पचे हुए भोजन को जो होता है ना उसे छुटकारा प्रदान करने के लिए मदद करती है। ठीक है, यानी ये पचे हुए भोजन इसका सही आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 102, देखिए एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल
अवशोषित किए जा सके और वो उर्वरक बन सके, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं केचुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करती है? तो क्या हो जाएगा? वो स्थान को हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। तो जो मौसम क्या होता है? वायु, नमी और तापक्रम जैसे जो चीज होते हैं, अजैविक कारक इसका निर्धारण करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? देखिए इसमें जीवीय खाद्य या फिर अजैविक खाद्य या फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा या फिर खनिज। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 105। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी हुई होती है? खाद्य श्रृंखला या फिर प्राणी या फिर पौधे या फिर खाद्य जाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य जाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए खाद्य जाल जो होता है ना, खाद्य श्रृंखला का जो है एक विस्तृत रूप होता है। खाद्य जाल में क्या होता है? इसमें अधिक जीवों का समावेश होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 106। देखिए इसमें क्या दिया गया है? जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? कंपास का या फिर फर्स्ट एंड बॉक्स का या फिर कार्यकलाप शीट का या फिर पालतू पशु का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यकलाप शीट के द्वारा। तो कार्यकलाप शीट के द्वारा बच्चे क्या करेंगे? इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और जल को किस प्रकार से बचा जाए उसको वो अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 107। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सहशैक्षिक संगठन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक सहशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है? अब देखिए इसमें दो चीज हमें नजर में आ रही है। एक क्या है हमारा? शैक्षिक, और एक क्या है? सहशैक्षिक संगठन। शैक्षिक में क्या हो जाएगा? शैक्षिक संगठन में हो जाएगा जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी उपकरण होगा या फिर संगठक होंगे उसे हम क्या कहेंगे? शैक्षिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन सहशैक्षिक में क्या हो जाएगा? सहशैक्षिक संगठन में आपका हो जाएगा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अदर करिकुलम एक्टिविटीज इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, सहशैक्षिक में जैसे कि हो गया आपका कुछ खेल कूद हो गया या फिर समाज के साथ जो अटैचमेंट हो गया, वो सब चीज़ को हम कर सकते हैं सहशैक्षिक संगठन। तो इसमें विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने के लिए कौन सा हो जाएगा? हमारा सामाजिक दक्षता हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 108। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बताया गया है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें देश के लिए समर्थ बनाना। तो देखिए इसमें क्या है? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, या फिर पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। देखिए इसमें अनदेखी करना जो है ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये क्या जो पहली गलत हो जाएगा। अब चलिए एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। तो इसमें देखिए अवमानित भी इसका क्या हो जा रहा है? ये नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यथासंभव इसका मूल्यांकन, विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। तो नष्ट करना तो पहले गलत हो जाएगा, आपके पर्यावरण को नष्ट तो न करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 109। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को देश के लिए सज्जित करता है। तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि प्रकृति को निम्नीकृत और दुरुपयोग करने में कौशल का ज्ञान। तो इसमें प्रकृति का दुरुपयोग करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा पहले। दूसरा क्या है? एक असततशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी। ठीक है, असततशील नहीं होगा इसमें, इसमें सततशील होना होता तो ठीक रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्या और सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल। जैसे कि मैं बताया था सततशील है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें असततशील लिखा हुआ था, इसलिए क्या हो गया? तो गलत हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या लिखा है? प्रकृति पर विजय होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। कृत्रिम मतलब खुद का पर्यावरण तैयार करना, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 110।
निम्नलिखित में से इस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए भाषा को समझना, ऑप्शन बी देखिए प्रकृति की जागरूकता और समझ, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकसित होना, या फिर पर्यावरण में संशोधन और बदलाव का समझना। तो इसमें आपको पूछा गया है किसके अतिरिक्त, ठीक है, किसके अतिरिक्त बोला गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भाषा का समझना का कोई जो है ये कोई महत्व नहीं रखता है, जबकि प्रकृति की जागरूकता का समझ जो होना जरूरी है, और पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण का बदलाव और संशोधन भी जरूरत पड़ता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 111, पर्यावरण अध्ययन की प्रगति जो विभिन्न कारकों पर अनुशासित होती है, केवल गणित के लिए, प्रकृति की जागरूकता, या प्रकृति संरक्षण, या फिर मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य और प्रकृति का संबंध हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है। ठीक है, तो पोषक तत्वों का भाग कौन सा हो नहीं है, तो हो जाएगा प्लास्टिक सोडा हो जाएगा, क्योंकि खनिज हम जानते हैं पौष्टिक तत्व होता है, उसी प्रकार प्रोटीन भी और विटामिन भी। ठीक है, तो पौष्टिक सोडा जो है ये नहीं होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से एक जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है वो है पोषक तत्व। देखिए रुक्षांश होता है, हमें पहले ही क्वेश्चन में बोला था ये पोषक तत्व होता है, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, या फिर साग सब्जियों का स्रोत, या फिर भोजन का अनिवार्य घटक। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है पचे हुए भोजन से छुटकारा दिलाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 114, देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है कि गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पीठ हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है गांव में जो होता है ना, जो एक प्रकार का पीठ बनाया जाता है जिसके अंदर में क्या होता है जल का जमाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 115, देखिए किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र में जो होता है उसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लवण इसमें मिला हुआ रहता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 116, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि गांव में सबसे अधिक क्या मिलता है, कुआं मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 117, भू अपर्दन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है। तो क्या होता है वन नाशन के कारण जो होता है ये हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वनों का नाश हो रहा है जिसके कारण ये सब जो है परिस्थिति देखने को मिल रही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 118, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है। तो एडिबल शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी कि जिसे हम खाया जा सकता है, यानी कि जिसे खाया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, एडिबल कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वो दाल, आलू और केले में पाया जाता है, और उसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो हम जानते हैं बेरी रोग किसमें होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैर संक्रामक जो रोग होता है वो डायबिटीज होता है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो संक्रामक रोग होता है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज के लिए इतना है, धन्यवाद।